हाँ, तो कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है उससे आगे जितना भी पिछला वीडियो में हम लोग कोशिकांग देखे थे, जो कि था आपका राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका और एक था आपका गोल्जी का या गोल्जी उपकरण। याद है कि आपको वह जो है पूरा याद होगा, और हम जो आपको एक कहानी बताए थे वह कहानी भी याद होगा। देखिए, हम पिछला वीडियो में ही यह पूरा बना देते, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया था, इसीलिए हम पिछला वीडियो में पूरा नहीं बनाए थे। लेकिन हम चाहेंगे 1 मिनट आपका समय लेंगे और आप हमें यह बताइएगा कि हम जो कहानी बताए थे, क्या आपको वह कहानी याद है? कहानी याद है या नहीं याद है? चलिए 1 मिनट हम लोग जो है उस कहानी को एक बार वापस से जो है रिवाइज कर लेते हैं। और जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता दें कि इससे पहले तक हम जो है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी पार्ट 3 तक वीडियो इसका बना चुके हैं, कोशिका चैप्टर का। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे यानी कि बोर्ड क्रैकर्स के चैनल पे जाके वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके वह भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारा कोशिकांग, जैसे में आपका लाइसोसोम, जैसे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे है राजधानी, लवक या प्लास्टिड, सारा का सारा कार्य जो है चुटकियों में याद करना हम लोग जो है सीखने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए थोड़ा सा जो है हम आपको जो कहानी बताए थे वही कहानी याद है ना, जहां पे आईफोन बन रहा था, 2 गुंडा था, याद है ना, वही कहानी। चलिए एक बार हम लोग वापस से उस कहानी को रिवाइज कर लेते हैं। और आपको तो हम बताए ही थे, अगर आप वह कहानी पूरा समझ जाएंगे, इसका मतलब जितना भी 6-7 जो कोशिकांग है, सारा का सारा कार्य भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग कहानी पे वापस से आते हैं। तो कहानी में हमारा क्या हो रहा था, एक जगह हम लोग क्या किस चीज का फैक्ट्री खोले हुए थे, तो आईफोन का फैक्ट्री खोले हुए थे। हम लोग किस चीज का फैक्ट्री खोले हुए थे, आईफोन का फैक्ट्री खोले हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जब हम आईफोन बना रहे हैं तो कुछ आईफोन को हमें स्टोर करना होगा, किसी एक जगह रखना होगा। यह तो नहीं है कि जितना आईफोन बनाए हम पूरा का पूरा बिका जाएगा, नहीं ना बिकाएगा। तो कुछ आईफोन को जो है हमें क्या करना होगा, भंडारण करना होगा। क्या करना होगा, भंडारण करना होगा। और देखिए, जब आप आईफोन बनाएंगे तो कुछ कुछ अपशिष्ट भी बचेगा, जिसको कि आपको फैक्ट्री से बाहर फेंकना पड़ेगा, और इसके भाषा में समझे तो कोशिका से बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक, वैसे आप अभी इसको बताएंगे। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा था, तो अपशिष्ट बच रहा था। क्या बच रहा था, अपशिष्ट बच रहा था। आप लोग जो पहली बार आए हैं, एक बार आसानी से जो है कहानी को समझते रहिए। जो इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं उसको कहानी याद होगा, ठीक, लेकिन आपको भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप भी आसानी से समझिए। एक आईफोन का आप भी अभी समझ रहे होंगे कि क्या यह कहानी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग सुनते जाइए बातों को। एक आईफोन का फैक्ट्री था जहां पे क्या हो रहा था, मान के चलिए 50 आईफोन बना है अभी, तो उसमें से 30 को हमको डिलीवर करना है। अब 20 गो तो बचेगा ना, उसको कहीं ना कहीं एक जगह भंडारण करना होगा, एक जगह रखना होगा। तो आईफोन का फैक्ट्री बनाएंगे तो हमें भंडारण के लिए भी कुछ जो है स्थान चाहिए, साथ ही साथ हमें अपशिष्ट भी आईफोन के फैक्ट्री में बचेगा, जिसको कि फैक्ट्री से बाहर फेंकना पड़ेगा। जैसे आप आलू को भी छीलते हैं तो उसका भी छिलका होता है ना, जिसको आप बाहर फेंक देते हैं। जैसे लौकी हो गया, सब चीज का छिलका होता है जिसे आप बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही आईफोन बनेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसका जो है अपशिष्ट बचवे करेगा। और हम आपको बताए थे कि यहां से जैसे मान लीजिए कि आप कर दिए हैं आईफोन ऑर्डर, आप कर दिए हैं आईफोन ऑर्डर, तो यहां से आपके पास जो चीज आईफोन को पैकिंग करके, आप देखिए आप ऑर्डर किए हैं तो जाहिर सी बात है आपको आईफोन को पैक कर देगा, उसके बाद आप तक परिवहन करके आप तक पहुंचा देगा। तो एक चीज इसका पैकिंग और परिवहन कर रहा था और आप तक पहुंचा रहा था। लेकिन कहानी में आया था 2 गुंडा। एक था कौन, एक था आपका 2 गुंडा था। यहां पे आपको बस इतना याद रखना है, ठीक, उसका नाम हम आपको अभी याद कराएंगे, ठीक। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आईफोन का एक फैक्ट्री था। अब आप हमें यह बता ही दीजिए कि जहां पे कोशिका के अंदर में कोई चीज बन रहा था उसको हम लोग पिछला दिन क्या नाम दिए थे, तो उसको हम लोग नाम दिए थे अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या नाम दिए थे, अंतर्द्रव्यी जालिका नाम दिए थे, ठीक। और आप हमें एक चीज और हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो चीज आईफोन को डिलीवर कर रहा था, मींस कहने का मतलब कि आईफोन को पैकिंग करके जो है एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा रहा था, यानी कोशिका के अंदर में किसी भी सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा रहा था। तो वह काम कौन कर रहा था, याद है ना, हम बोले थे जब ये आपको पार्सल वाला फोन करेगा तो किसी ना किसी जी का नाम लेके बुलाएंगे ना, कि हाँ जी, या जिसका सुरेश नरेश जो भी रहेगा उसका नाम लेके जी लगाएंगे आप। तो वही उसको कौन पहुंचा रहा था, तो गोल्जी। कौन, गोल्जी। तो यह दोनों चीज हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि अंतर्द्रव्यी जालिका का काम होता है कोशिका में किसी चीजों को बनाना, जहां पे कोई चीज बनता है, और गोल्जी का या गोल्जी उपकरण का काम होता है कोशिका के अंदर में जो चीज बना है उसको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना। अभी हम लोग बाकी का कहानी में जो एक देखिए यह और यह 2 गो तो हम समझ लिए हैं, बाकी जो 1 2 3 4 गो बचा हुआ है यह हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और एकदम कहानी की मदद से समझेंगे। तो देखिए आईफोन में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो लाइसोसोम पहले पढ़ने वाले हैं। तो लाइसोसोम क्या है आपको पता है,
है अपशिष्ट। क्या है लाइसोसोम? क्या है अपशिष्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, लाइसोसोम अपशिष्ट नहीं है, लाइसोसोम का काम है अपशिष्ट पदार्थों को जो है तोड़ मरोड़ के रख देना। ठीक, बात समझे आप। तो लाइसोसोम का क्या काम है, तो ये कोशिका के अपशिष्ट निपटान तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। यानी कोशिका के अंदर में किसी कोई भी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निपटारा कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। वही है यहाँ पे कि ये कोशिका के अपशिष्ट निपटान तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो बताइए अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर कौन निकालता है, तो लाइसोसोम बाहर निकालता है। कौन बाहर निकालता है, लाइसोसोम बाहर निकालता है। इतना आपको याद रखना है कि कोशिका के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को लाइसोसोम बाहर निकालता है। और आपको क्या लग रहा है कि लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता होगा तो वैसे ही उसको ऐसे पकड़ के आप फेंक देता होगा, या आपको लग रहा है? ऐसा नहीं है। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर में जितना भी जटिल पदार्थ होता है, मजबूत पदार्थ होता है, उसको सरल सरल छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देता है और पचा वचा के वहीं पे काम खत्म कर देता है और कोशिका के बाहर फेंक देता है। तो लाइसोसोम का वह काम है। लाइसोसोम का यह काम नहीं है कि इससे पकड़ा ऐसे करके फेंक दिया, यह काम लाइसोसोम का नहीं है। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर में जितना भी जटिल पदार्थ होता है उसको तोड़ मरोड़ के जो है सरल पदार्थों में रख देता है। ठीक, तो यह काम करता है कौन, तो लाइसोसोम। यह काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप आगे आइए, लाइसोसोम का काम समझ में आ गया तो जो जो बात यहाँ पे आप दिखा हुआ है वही हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब आप ही बताइए, आप किसी चीज को साफ सुथरा करेंगे तो उसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज करेंगे, वही चीज सब आप लाइसोसोम में होगा। यह अपशिष्ट का निपटारा करता है। तो देखिए क्या है कि, और एक बात याद रखिएगा कि लाइसोसोम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से बना होता है। ठीक, इसके बाद ये कोशिका को स्वच्छता बनाए रखता है। जाहिर सी बात है, मान के चलिए कोई व्यक्ति आप शहर वहर में अगर देखते होंगे, नगर निगम में है, तो वहां पे सुबह सुबह में झाड़ू लगाया जाता है। तो झाड़ू क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रोड पे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हटा के रोड को स्वच्छ रखने के लिए। लाइसोसोम भी तो वही ना कर रहा है, कोशिका के अंदर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर रख रहा है। तो एक तरीका से हम कह सकते हैं कि कोशिका को साफ सुथरा स्वच्छ रखने का भी काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। क्योंकि जितना भी खराब पदार्थ कोशिका के अंदर होता है उसको जो है तोड़ मरोड़ के बाहर फेंक देता है कोशिका से। ठीक, तो यही है कि इसको हम ये कोशिका को स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करता है, तो बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे अंग को पचा देता है। यानी कि जो भी घिसा पीटा टूटा कटा अंग होता है उसको पचा वचा के जो है रख देता है। ठीक, इसके बाद लाइसोसोम शक्तिशाली एंजाइम का उपयोग करके, लाइसोसोम के पास कुछ एंजाइम होता है। जाहिर सी बात है, जब ये आपको एक शब्द देखने को मिले एंजाइम, सीधा सी आप बात समझिएगा कि पाचन का बात हो रहा है। किस चीज का बात हो रहा है, पाचन का बात हो रहा है। तो लाइसोसोम के बारे में आपको क्या समझना है कि ये शक्तिशाली एंजाइम का उपयोग करके, यानी कि पावरफुल एंजाइम देता है पचाने वाला, और उससे जितना भी जटिल पदार्थ होता है, मजबूत पदार्थ सब होता है जो कि नहीं पचा हुआ रहता है कोशिका के अंदर में, उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। और जब छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया तो जाहिर सी बात है आसानी से पच जाएगा, लाइसोसोम उठा के फेंक देगा बाहर उसको। ठीक, यही यहां पे लिखा हुआ है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, शक्तिशाली एंजाइम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और साथ ही साथ यही सब दिया हुआ है कि ये बैक्टीरिया और पुराने अंगों सहित सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में शामिल होता है। वही बात है, लाइसोसोम का सीधा सी एक ही काम है, कोशिका को साफ सुथरा रखना। क्या रखना, साफ सुथरा रखना। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया लाइसोसोम के बारे में। और हां, लाइसोसोम के बारे में एक ऑब्जेक्टिव आपसे बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, लाइसोसोम होगा। अब बोलेंगे भैया ऐसे कैसे, या तो मैथ तो नहीं है कि हम मान लेंगे कि इतना बराबर x इतना बराबर y, कोई तो कारण होगा ना। विज्ञान का सीधा मतलब है किसी चीज को कुछ बोला जा रहा है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। इसका मतलब लाइसोसोम को भी आत्महत्या का थैली कहा जाता है, क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है, तो जरूर रहस्य है। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या है, जब भी लाइसोसोम देखता है कि कोशिका के अंदर में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कोशिका के अंदर में कुछ गलत हो रहा है, तब लाइसोसोम क्या करता है। देखिए लाइसोसोम एक तरीका से क्या है, एक मान लीजिए थैला है जिसमें कि बहुत सारा जो है एंजाइम भरा हुआ है। और एंजाइम क्यों भरा हुआ है, तो अपशिष्ट पदार्थों को पचाने के लिए। लाइसोसोम का वही ना काम है। मान लीजिए कि लाइसोसोम एक थैला है जिसमें बहुत प्रकार का जो है एंजाइम भरा हुआ है, किसको पचाने के लिए, तो अपशिष्ट पदार्थों को पचाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब जो कोशिका में कुछ गलत होता रहता है ना, तो लाइसोसोम बर्दाश्त नहीं करता है, उसको आ जाता है गुस्सा। उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद लाइसोसोम क्या करता है, वो उसमें जो है बहुत अलग अलग प्रकार का एंजाइम भरा हुआ रहता है जो कि उसमें पैक रहता है। कोशिका के अंदर में एक चीज में पैक रहता है लाइसोसोम, जिसमें बहुत सारा एंजाइम रहता है। लेकिन जब ये लाइसोसोम को लगता है कि कोशिका में कुछ गलत हो रहा है, पूरा का पूरा फट जाता है, यानी लाइसोसोम पूरा ब्लास्ट कर जाता है। और आप ही जब बताइए, जब लाइसोसोम के अंदर में
थोड़ा थोड़ा एंजाइम निकल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा अपशिष्ट पदार्थ बच रहा था। लेकिन एक बार एज्यूम कीजिए, जब पूरा का पूरा लाइसोसोम में फट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि लाइसोसोम में जितना भी एंजाइम था सारा एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। तो जब सारा एक ही बार में बाहर निकल जाएगा तो बहुत एंजाइम होगा। तो देखिए, जब थोड़ा थोड़ा निकल रहा था तो छोटा छोटा पदार्थ को बचा रहा था, लेकिन जब पूरा एंजाइम एक बार में निकल जाता है ना, तो उससे वह पूरा कोशिका को पचा लेता है। इतना पावर उसके अंदर में होता है, यानी कोशिका का क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोशिका में कुछ भी गलत होता रहता है, लाइसोसोम बर्दाश्त नहीं करता है, एकदम से ब्लास्ट कर जाता है और पूरा एंजाइम उसका बाहर निकल जाता है, जो कि पूरा का पूरा कोशिका पचा लेता है। तो कोशिका का इससे क्या हो जाता है, हत्या हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकीय अशांति के दौरान, वही कहने का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर जब भी कोई गलत काम हो रहा होता है तो वही उसी के दौरान, तो कोशिकीय अशांति के दौरान फट सकते हैं, जो जिससे कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कोशिका की ही हत्या हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका मतलब वह आत्महत्या वाला थैली था, क्योंकि उसने कोशिका का ही आत्महत्या कर दिया है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? इसके बाद आइए रसधानी पे। किस चीज पे? रसधानी पे, कि आखिर रसधानी है क्या। तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया है? बताइए, कोशिका के अंदर में जहां किसी भी पदार्थों का निर्माण होता है, अंतर्द्रव्य जालिका होता है जो कि किसी पदार्थों को बनाता है, जो एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाता है। कौन जी? कॉल करेंगे ना किसी जी को, पार्सल वाला आएगा तो कौन जी? तो गोल्जी का या गोल्जी उपकरण। और कोशिका के अंदर में जो भी अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है, यानी कोशिका को साफ सुथरा रखता है, उसको हम लोग अब क्या नाम दे दिए हैं, लाइसोसोम नाम दे दिए हैं। अब आ गया है हमारा रसधानी। क्या आ गया है? रसधानी, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल्स कहा जाता है। तो देखिए, रसधानी क्या होता है, हम आपको बोले थे कि जब आप जो आईफोन बनाएंगे तो पूरा का पूरा आईफोन आप बेचिए नहीं देंगे, उसमें कुछ कुछ आईफोन बचियो जाएगा। तो जो वह आईफोन बच जाएगा, या कोशिका के अंदर में जो भी चीज बनेगा तो वह बच जाएगा, तो उसको कहीं एक जगह रखना ना होगा। आप भी खाना बना के किसी एक जगह पे रखना देते हैं, कहीं सुरक्षित जगह पे। तो वही है कि कोशिका के अंदर में जब भी कोई चीज बनता है तो उसको एक जगह स्टोर करके, भंडारण करके, भंडारित करना रहता है। तो वही जो चीज उसको भंडारित करता है, जहां पे कोशिका के अंदर में जो है खाने वाला पदार्थ सब, बढ़िया बढ़िया पदार्थ सब रहता है, वही कहां पे रहता है, तो रसधानी में रहता है। यानी रसधानी का काम क्या है, तो किसी भी चीजों को भंडारित करना, यानी एक जगह रखना। ठीक, तो वही देखिए, तो भंडारण का काम कोशिका के अंदर में कौन करेगा, तो रसधानी करेगा। इसीलिए कोशिका की भंडारण थैली किसे कहा जाता है, तो रसधानी को कहा जाता है। क्यों रसधानी को कहा जाता है? क्योंकि रसधानी क्या करता है, कोशिका में जितना भी चीज रहता है सारा चीजों को अपने अंदर में स्टोर कर लेता है, अपने अंदर में रख लेता है। इसीलिए इसे कोशिका का भंडारण थैली कहा जाता है। देखिए, रसधानी जो होता है ना, यह पादप में बहुत बड़ा होता है और जंतु में बहुत छोटा है। यानी हम लोगों का जो कोशिका है, इसमें रसधानी का जो हाइट होता है वह बहुत छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। क्या आपको इतना बात क्लियर है? और आपको पता है कि पादप का जो कोशिका जो होता है ना, पादप का जो कोशिका जो होता है, उसका जो 90% तक भाग, यानी 50 से 90% जो भाग रहता है, वह केवल क्या रहता है, तो रसधानी रहता है। क्या रहता है? रसधानी रहता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया? तो बताइए, रसधानी पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ा होता है या जंतु कोशिकाओं में, तो पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। अब यहाँ पे यह भी सवाल आता है कि ऐसा भेदभाव क्यों, पादप कोशिका में रसधानी उतना बड़ा, हम लोगों के जंतु में उतना ही छोटा क्यों? तो देखिए, पादप कोशिका में रसधानी इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो है वहां पे पादप कोशिकाओं को, यानी पेड़ पौधा जो है उसको जो है कठोरता, मतलब कठोरता, कड़ापन चाहिए होता है एक ही जगह जीवन बिताने के लिए। इसीलिए अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि कोशिका भित्ति भी तो मतलब कि पादप का रक्षा कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था, जेड प्लस सिक्योरिटी था। ठीक, मतलब उसको कठोरता प्रदान कर रहा था। यहाँ पे रसधानी भी कठोरता प्रदान कर रहा है। इसका मतलब क्या, इस दोनों का जो यह काम है कठोरता प्रदान करने का, क्या वह दोनों करता है? तो दोनों करता है। यानी रसधानी भी पादप को कठोरता प्रदान करता है और कोशिका भित्ति भी पादप को कठोरता प्रदान करता है। क्या आपको इतना बात, दोनों का मतलब एक यह काम जो है मिलता जुलता है। ठीक, तो बताइए, रसधानी पादप में क्या होता है, तो बहुत बड़ा होता है, और हम लोगों की कोशिका में, यानी जंतु के कोशिका में बहुत छोटा होता है। ठीक, आगे आइए। हाँ, कोशिका के आयतन का, यानी पादप कोशिका के आयतन का, जंतु का नहीं बात हो रहा है, पादप कोशिका के आयतन का कितना परसेंट भाग, कोशिका के आयतन का कितना परसेंट भाग में सिर्फ रसधानी होता है, तो 50 से 90% भाग में रसधानी होता है, जो कि किस चीज से भरा होता है, तो कोशिका रस से भरा होता है। ठीक, आगे आइए यहाँ पे कि इसका मुख्य कार्य पादपों की कोशिकाओं को अस्फीतता और कठोरता प्रदान करना है। यानी वही कोशिका भित्ति की तरह कठोरता और अस्फीतता, करापन प्रदान
कर रहा है। इसके बाद आइए यहाँ पे देखिए सामग्री यानी रसधानी जो है ऐसा मुख्य चीजों का नाम बताइए जिसको अपने अंदर में स्टोर। रसधानी का वही काम है, कोई चीज बन गया है उसको एक जगह जो है जमा करके रखेगा, कौन? रसधानी रखेगा, जो कि पादप में बहुत बड़ा होता है और जंतु में बहुत छोटा हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं कि रसधानी जो है कौन कौन चीजों को अपने अंदर में भंडारित करता है, स्टोर करता है। तो उस चीजों का नाम है अमीनो अम्ल, शर्करा, प्रोटीन। यह जो तीन मुख्य चीज है इसको कौन भंडारित करके रखता है? तो रसधानी भंडारित करके रखता है। किस किस को? तो अमीनो अम्ल को, शर्करा को और प्रोटीन को। क्या आपको इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। किसके ओर? माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। अब यहाँ पे यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पे बात यह भी आ रहा है कि आखिर यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो बताइए भंडारण का काम कोशिका में कौन कर रहा है? पहले इसको हम लोग जो है फिल कर लेते हैं। कौन कर रहा है? तो रसधानी कर रहा है। तो देखिए अभी तक हम लोग पूरा बात पढ़ चुके हैं कि अच्छा जहां पे कोई चीज कोई बना रहा है वह है अंतर्द्रव्य जाली का, जो अपशिष्ट बच रहा है उसको पचाने का काम लाइसोसोम कर रहा है। जहां पे कोई चीज भंडारित हो रहा है उसको भंडारित रसधानी कर रहा है। जो चीज किसी चीज को एक जगह से दूसरा जगह ले जा रहा है, कौन जी? तो गोल्जी। तो गोल्जी का या गोल्जी उपकरण। लेकिन यहाँ पे रास्ता में कई गो गुंडा मिला था? 2 गो गुंडा मिला था। एगो था माइटोकॉन्ड्रिया और एगो था लवक या प्लास्टिक, जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस चैप्टर को इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अब यहाँ पे सवाल आता है कि इतना भैया नाइंसाफी क्यों कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को आखिर आप बार बार गुंडा क्यों बोल रहे हैं? तो गुंडा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है? तो एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि है लवक या प्लास्टिक। दोनों के पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख दिए हैं? तो 2 गुंडा रख दिया है, कोशिका का रख दिया है, ठीक। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया पे आइए। तो सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग एक बात जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्यों कहा जाता है यह भी हम लोग देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका के अंदर में ऊर्जा यानी एनर्जी बनाने का काम करता है और एनर्जी चूंकि वहीं पे बनता है तो इसीलिए इसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस, क्योंकि यह एनर्जी बना रहा है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। इसके बाद इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, जिसमें 2 झिल्ली होती है। याद रखना होगा तो आप रख सकते हैं क्योंकि यह उतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, ठीक। आगे आइए कि आंतरिक सतह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी। हम आपको बोले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाता है और ऊर्जा और एनर्जी बनाता है। इसके बाद आइए यहाँ पे आपकी और आइए कि यहाँ पे एनर्जी जो बन रहा है यह किस रूप में बन रहा है? तो यहाँ पे जो एनर्जी जो बन रहा है यह एटीपी के रूप में बन रहा है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। और बहुत सारे लोगों को एटीपी का मतलब ही नहीं पता चलता रहता है कि आखिर यह एटीपी है क्या। तो एटीपी कुछ नहीं है। जैसे आप आलू प्याज और चावल लेने के लिए जाते होंगे तो आप आलू प्याज को किलो में लेते हैं ना। जब आप पेट्रोल भराते जाते होंगे तो वहां पे लीटर में, जब आप तेल लेने जाते होंगे तो वहां पे लीटर में लेते होंगे ना, वहीं पे। तो यह उसी जैसा जब आप अपने हाइट को आप बताते हैं किसी को तो सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में बताते हैं ना, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर में वह जो एनर्जी यानी ऊर्जा जो बनता है ना वह किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में बनता है। जैसे आप आलू को किलो में वजन करते हैं वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा को किस चीज में वजन किया जाता है? तो एटीपी के रूप में वजन किया जाता है। क्या इतना बात क्लियर है? इसके बाद आइए आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करती है जिसका उपयोग कोशिकीय गतिविधियों और यांत्रिक कार्यों के लिए होता है। जाहिर सी बात है एनर्जी है, उसका कार्य बहुत सारा चीज में होगा। इसके बाद आइए क्या है कि इसमें आप बताइए दिए हम आपको कि इसको हम गुंडा इसीलिए तो बोल रहे थे क्योंकि इसके पास अपना खुद का स्वयं का डीएनए और प्रोटीन है। तो इसीलिए इसे डीएनए और प्रोटीन नहीं, राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। गलती कहा गया। राइबोसोम वैसे बनाता भी क्या है? प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो आइए कि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और हम आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे, जब भी आपको एक शब्द राइबोसोम सुनने को मिले सीधा समझ जाइएगा उसका काम क्या है? प्रोटीन बनाने का। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक या प्लास्टिड जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, इसीलिए इसे हम लोग क्या नाम दिए थे? तो इसीलिए हम लोग इसे गुंडा नाम दिए थे। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी देख लेते हैं कि डीएनए और राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है। राइबोसोम प्रोटीन ना बनाएगा। तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया है? क्या आप यह बात जो पूछ ले जितना पढ़ा है तो बताइए आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद बताइए कोशिका का भंडारण थैली, भंडारण नहीं थैली होगा, कोशिका का भंडारण
भंडारण थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? रसधानी को कहा जाता है। इसके बाद बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या क्या होता है? तो डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। और जब ये राइबोसोम होता है यानी जो यह माइटोकॉन्ड्रिया या खुद का कुछ प्रोटीन खुद ही बना लेता है, यानी कुछ प्रोटीन जो है या खुद ही बना लेता है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? लाइसोसोम का क्या काम है? तो लाइसोसोम का काम है कोशिका के अंदर में जितना भी अपशिष्ट है उसको तोड़ मरोड़ के कोशिका से बाहर फेंकना। क्या आपको इतना बात क्लियर है? बताइए कोशिका के अंदर में किसी चीज को एक जगह से दूसरा जगह उठा के कौन ले जाएगा? तो उठा के ले जाएगा कौन जी? पैकिंग और परिवहन, गोल्जी। ठीक, क्या आपको इतना बात याद हो गया है? तो चलिए अब हम लोग जो है लवक या प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम आपको बताए थे जैसा कि उस कहानी में दो गुंडा था, एक था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक था लवक या प्लास्टिड। तो इस दोनों को हम क्यों बोले थे? तो क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम था। तो जिसमें से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को निपटा चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लवक या प्लास्टिड के बारे में। तो लवक या प्लास्टिड क्या है? तो सबसे पहली बात तो आप यह याद रखिएगा कि लवक या प्लास्टिड जो है यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या जंतु कोशिकाओं में या दोनों में। तो याद रखिएगा लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पेड़ पौधा वाला कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोगों के कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो लवक या प्लास्टिड के बारे में पहला बात तो आपको यही याद रखना है कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और याद रखिएगा लवक या प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। लवक या प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा नाम में लगा हुआ है, लवक या प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से देखिए आप नाम याद रखिएगा। लवक या प्लास्टिड 3 प्रकार का, एक होता है क्रोमो क्लोरो ल्यूको। क्या तीनों का नाम याद रखिए? क्रोमो क्लोरो ल्यूको, सब में प्लास्ट लगा दीजिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या याद रखिएगा? क्रोमो क्लोरो ल्यूको, क्रोमो क्लोरो ल्यूको, क्रोमो क्लोरो ल्यूको, यानी क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब सबका थोड़ा थोड़ा बहुत काम है, वही याद रखना है। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? तो ये पेड़ के रंगीन लवक होते हैं। याद रखिएगा पेड़ पौधा का हरा के अलावा जितना भी कलर होता है, चाहे पिंक हो या लाल हो या कोई भी कलर हो, पीला हो, कोई भी कलर हो, यानी हरा के अलावा पेड़ पौधा का या उसका जो अति होता है, फूल होता है, उसका जितना भी कलर होता है वह किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब आप बोलेंगे हरा क्यों नहीं? तो पेड़ पौधा का जो केवल हरा कलर होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। याद रखिएगा तो पेड़ पौधा का सब कलर होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, लेकिन केवल जो हरा कलर है वह किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो वही यहां पे दिया हुआ है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है। यह तो आप लोग हमको लग रहा है कि क्लास 6 में ही पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लिए ना। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या? तो इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में जब ये क्लोरोफिल होता है यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो वही है कि यह प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक, तो यह बात आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर, यानी जब ये क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण होगा, CO2 लेगा और ऑक्सीजन गैस देगा, तो ऑक्सीजन गैस जो आ रहा है उससे क्या हो रहा है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर क्या हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है, एक समान हो रहा है। ठीक, इसके बाद आइए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई भी कलर नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, जो कि मुख्यतः स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणों के भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? क्रोमो क्लोरो ल्यूको। क्रोमो का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? तो पेड़ पौधा का रंगीन कलर देना। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? तो हरा कलर देना। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? तो कुछ काम नहीं, यानी रंगहीन होता है। और याद रखिएगा यह स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणों के भंडारण में क्या होता है? शामिल होता है। इसके बाद आइए कोशिका विभाजन। यह जो चैप्टर है हमारा कोशिका का, इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वह है कोशिका विभाजन। जैसा कि हम लोग देखे थे, विर्चो साहब आए थे और उन्होंने बताया था कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारा कोशिका बना देती है। तो कोशिका विभाजन वही प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका बहुत सारा कोशिका में या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो जीवों में नई कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया, यानी एक कोशिका से जो नयिका कोशिका बनता है उसके निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो कोशिका विभाजन कहा जाता है। यानी एक कोशिका था और वह अलग अलग कोशिकाओं में टूट गया, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विभाजन कहा जाता है, जो कि वृद्धि, कोशिका प्रतिस्थापन और प्रजनन के लिए क्या है? आवश्यक है। इसके बाद ये कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, एक होता है अर्ध समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब जो यहाँ पे समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है? तो
याद रखिएगा सम में आता है शब्द दू, कितना आता है दू, यानी इसमें एगो कोशिका टूटकर कई गो कोशिका बनाएगा, दू गो कोशिका बनाएगा। देखिए ना आप, सम में कई गो अक्षर है आपका, सम सूत्री यानी लग रहा है सम संख्या, सम दू गो अक्षर स आ म, यानी इसमें एगो कोशिका टूटकर कई गो कोशिका बनाएगा, दू गो कोशिका बनाएगा। और अर्धसूत्री में देखिए तो अर्धसूत्री में क्या होता है, तो अर्धसूत्री में आप देखेंगे गौर से तो इसमें आपको 4 गो अक्षर लगेगा। आप बोलेंगे भैया इसमें भी तो 4 गो है, स म सूत्री नहीं, लेकिन देखिए सूत्री को हम साइड कर देते हैं, इसमें भी सूत्री है, इसमें भी सूत्री है, इसको साइड कर देते हैं। देखिए आप कई गो अक्षर है, 1 2 3 4, टोटल एकर वगैरह कुछ कुछ मिलाकर 4 गो अक्षर है ना। देखिए ना 1 2 3 4। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो एक कोशिका टूटकर कई गो नयिका कोशिका बनाती है, तो 4 गो नयिका कोशिका बनाती है, 4 गो। और सम में 2 गो अक्षर है सम, यानी इसमें एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बनाती है। अर्ध में 4 गो अक्षर आ रहा है, तो इसीलिए उसमें एक कोशिका टूटकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है। तो चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ये शरीर की कोशिकाओं में होता है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन शरीर की कोशिकाओं में होता है, और यह प्रजनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति बनते हैं, बताइए दिए है। सम में 2 गो अक्षर है, यानी इसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका कई गो कोशिका में टूटेगा, 2 गो कोशिका में। और अर्ध में 4 गो अक्षर है, यानी उसके परिणाम स्वरूप कई गो संतति बनेगा, तो 4 गो संतति। संतति मतलब होता है कि नयिका कोशिका, ठीक। इसके बाद आइए आगे क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। याद रखिएगा अगर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो वह जो पहले वाला कोशिका था, मान लेते हैं अगर उसमें 26 गुणसूत्र था, तो उससे जो नयिका 2 गो कोशिका बना है उसमें भी कितना कितना गुणसूत्र होगा, 26 गुणसूत्र होगा। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में ऐसा नहीं होता है। अगर इसके पहले वाले कोशिका में अगर 26 गुणसूत्र था, तो उससे जो नयिका जो 4 गो कोशिका बनेगा उसमें कितना कितना गुणसूत्र होगा, तो उसका आधा आधा गुणसूत्र होगा। यानी 26 गो गुणसूत्र था तो 13 गो गुणसूत्र होगा, 26 का आधा 4 में होगा, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इसमें यही बात है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यहाँ भी 26 था, नयिका जो बनाया उसमें भी 26 है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती है। इसमें 26 था, लेकिन नयिका जो 4 गो बना है केवल इसका आधा आधा ही उसमें है, तो 13 गो गुणसूत्र है। इसके बाद आइए आगे क्या है कि संतति कोशिकाएं जनक कोशिका के समान होती है, यानी यह जो संतति कोशिका जो नयिका बना है, यह जो पहले वाला कोशिका था उसके समान होता है, जाहिर सी बात है। देखिए ना, और उसमें क्या है, तो उसमें है कि संतति कोशिकाएं जनक कोशिका के समान नहीं होती है। एक तो पहली बात की गुणसूत्र कम हो गया ना, यही बात है, और उसमें समान का समान है। इसके बाद ये वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। जैसे हमारे लोगों के शरीर का कोई अंग पे कहीं पे चोट लग जाएगा, कोई अंग कहीं पे छिला जाएगा, तो उसके बाद कोशिका विभाजित होने लगती है, कोशिका का विभाजन होने लगता है, और जल्दी से जो है वह पूरा चीजों को जो है भर देता है उतना दूरों का, ठीक। कौन, तो यही कोशिका विभाजन। तो यही है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की यह वृद्धि और मरम्मत में सहायक होती है। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या है कि यह देखिए कि युग्मकों के निर्माण में सहायक होती है, यानी युग्मकों का जो निर्माण होता है उसमें कौन सहायक होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो यह आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे एकदम डीपली, ठीक। और आप लोग हमें यह बताइए कि क्या अभी तक हम लोग जितना भी बात पढ़े हैं, क्या आपको उतना बात याद हो गया है, और आपको कैसा लगेगा यह जानकर जब हम आपसे कहेंगे कि केवल 4 वीडियो में यह जो कोशिका का चैप्टर था पूरा का पूरा एकदम क्लियर, एकदम पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। अच्छा लगेगा ना यह जानकर, और समाप्त हो गया है, ठीक। पूरा कोशिका हमारा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जो यह इसका जो पहले का जो 3 गो वीडियो था और यह जो चौथा वीडियो है, यह जो चौथा वीडियो है, यह आपको देखने में कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने किसी एक दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और हाँ एक बात आप लोग कमेंट करके हमें यह बताइए कि नेक्स्ट जो सीरीज है किस चैप्टर का लाए, फिजिक्स का लाए या केमिस्ट्री का लाए, यानी भौतिकी या रसायन शास्त्र। आप लोग जो है कमेंट में हमें यह बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय।